सिंदबाद की कहानी। बगदाद में खलीफा हारून अल रशीद के राज में एक गरीब कुली रहता था। उसका नाम था हिंदबाद। गर्मी के दिन थे। एक दिन हिंदबाद बहुत भारी बोझ उठाकर कहीं जा रहा था। रास्ते में थककर वह एक जगह आराम करने लगा। अचानक वह ये देखकर चौंका कि कहीं से गुलाब जल की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। जिस जगह वह बैठा था वहां एक बड़े मकान की ठंडी छाया थी। हिंदबाद को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बगदाद में इतना बड़ा मकान और किसी का नहीं था। मकान के खुले हुए दरवाजे से उसने देखा कि अंदर एक बहुत बड़ा बाग था। बाग में तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। वह ये पता लगाने के लिए कि यह मकान किसका है, दीवार के साथ साथ थोड़ी दूर आगे बढ़ा और एक खिड़की के पास जा पहुंचा। उस खिड़की में से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और उसमें गुलाब जल की खुशबू मिली हुई थी। खिड़की पर खस की पट्टी पड़ी हुई थी। हिंदबाद को लगा कि भीतर कोई दावत चल रही है। रह रहकर अंदर से लोगों के ठहाके मारकर हंसने की आवाजें आ रही थीं। हिंदबाद ने अचानक मुड़कर देखा तो एक चौकीदार उसकी। सिंदबाद की कहानी। बगदाद में खलीफा हारून अल रशीद के राज में एक गरीब कुली रहता था। उसका नाम था हिंदबाद। गर्मी के दिन थे। एक दिन हिंदबाद बहुत भारी बोझ उठाकर कहीं जा रहा था। रास्ते में थककर वह एक जगह आराम करने लगा। अचानक वह ये देखकर चौंका कि कहीं से गुलाब जल की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। जिस जगह वह बैठा था वहां एक बड़े मकान की ठंडी छाया थी। हिंदबाद को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बगदाद में इतना बड़ा मकान और किसी का नहीं था। मकान के खुले हुए दरवाजे से उसने देखा कि अंदर एक बहुत बड़ा बाग था। बाग में तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। वह ये पता लगाने के लिए कि यह मकान किसका है, दीवार के साथ साथ थोड़ी दूर आगे बढ़ा और एक खिड़की के पास जा पहुंचा। उस खिड़की में से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और उसमें गुलाब जल की खुशबू मिली हुई थी। खिड़की पर खस की पट्टी पड़ी हुई थी। हिंदबाद को लगा कि भीतर कोई दावत चल रही है। रह रहकर अंदर से लोगों के ठहाके मारकर हंसने की आवाजें आ रही थी। हिंदबाद ने अचानक मुड़कर देखा तो एक चौकीदार उसकी तरफ चला आ रहा था। हिंदबाद बहुत घबराया। सिंदबाद ने कहा कि मैंने अच्छी खासी पैतृक संपत्ति पाई थी, किंतु मैंने नौजवानी की मूर्खताओं के वश में पड़कर उसे भोग विलास में उड़ा डाला। मेरे पिता जब जीवित थे तो कहते थे कि निर्धनता की अपेक्षा मृत्यु श्रेयस्कर है। सभी बुद्धिमानों ने ऐसा कहा है। मैं इस बात को बार बार सोचता और मन ही मन अपनी दुर्दशा पर रोता। अंत में जब निर्धनता मेरी सहन शक्ति के बाहर हो गई तो मैंने अपना बचा खुचा सामान बेच डाला और जो पैसा मिला उसे लेकर समुद्री व्यापारियों के पास गया और कहा कि अब मैं भी व्यापार के लिए निकलना चाहता हूं। उन्होंने मुझे व्यापार के बारे में बड़ी अच्छी सलाह दी। उसके अनुसार मैंने व्यापार की वस्तुएं मोल ली और उन्हें लेकर उनमें से एक व्यापारी के जहाज पर किराया देकर सामान लादा और खुद सवार हो गया। जहाज अपनी व्यापार यात्रा पर चल पड़ा। जहाज फारस की खाड़ी में से होकर फारस देश में पहुंचा जो अरब के बाईं ओर बसा है और हिंदुस्तान के पश्चिम की ओर। फारस की खाड़ी लंबाई में 2500 मील और चौड़ाई में 70 मील थी। मुझे समुद्री यात्रा का अभ्यास नहीं था, इसलिए कई दिनों तक मैं समुद्री बीमारी से ग्रस्त रहा। फिर अच्छा हो गया। रास्ते में हमें कई टापू मिले जहां हम लोगों ने माल खरीदा और बेचा। एक दिन हमारा जहाज पाल उड़ाए हुए जा रहा था। तभी हमारे सामने एक हरा भरा सुंदर द्वीप दिखाई दिया। कप्तान ने जहाज के पाल उतरवा लिए और लंगर डाल दिए और कहा कि जिन लोगों का जी चाहे वे इस द्वीप की सैर कराएं। मैं और कई अन्य व्यापारी जो जहाज पर बैठे बैठे ऊब गए थे, खाने का सामान लेकर उस द्वीप पर नाव द्वारा चले गए। किंतु वह द्वीप उस समय हिलने लगा जब हमने खाना पकाने के लिए आग जलाई। ये देखकर व्यापारी चिल्लाने लगे कि भागकर जहाज पर चलो, ये टापू नहीं, एक बड़ी मछली की पीठ है। सब लोग कूद कूद कर जहाज की छोटी नाव पर बैठ गए। मैं अकुशलता के कारण ऐसा न कर सका। नाव जहाज की ओर चल पड़ी। इधर मछली ने, जो हमारे आग जलाने से जाग गई थी, पानी में गोता लगाया। मैं समुद्र में बहने लगा। मेरे हाथ में सिर्फ एक लकड़ी थी जिसे मैं जलाने के लिए लाया था। उसी के सहारे समुद्र में तैरने लगा। मैं जहाज तक पहुंच पाऊं इससे पहले ही जहाज लंगर उठाकर चल दिया। मैं पूरे एक दिन और एक रात उस अथाह जल में तैरता रहा। थकन ने मेरी सारी शक्ति हर ली और मैं तैरने के लिए हाथ पांव चलाने के योग्य भी न रहा। मैं डूबने ही वाला था कि एक बड़ी समुद्री लहर ने मुझे उछालकर किनारे पर फेंक दिया। किंतु किनारा समतल नहीं था, बल्कि खड़े ढलवान का था। मैं किसी प्रकार मरता गिरता वृक्षों की जड़ें पकड़ता हुआ ऊपर पहुंचा और मुर्दे की भांति जमीन पर गिर रहा। जब सूर्योदय हुआ तो मेरा भूख से बुरा हाल हो गया। पैरों से चलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए घुटनों के बल घिसटता हुआ चला। सौभाग्य से कुछ ही दूर पर मुझे मीठे पानी का एक सोता मिला जिसका पानी पीकर मुझमें जान आई।
मैंने तलाश करके कुछ मीठे फल और खाने लायक पत्तियों भी पाली और उनसे पेट भर लिया। फिर मैं द्वीप में इधर उधर घूमने लगा। मैंने एक घोड़ी चरती देखी। बहुत सुंदर थी, किंतु पास जाकर देखा तो पाया कि खूंटे से बंधी थी। फिर पृथ्वी के नीचे से मुझे कुछ मनुष्यों के बोलने की आवाज आई और कुछ देर में एक आदमी जमीन से निकलकर मेरे पास आकर पूछने लगा कि तुम कौन हो, क्या करने आए हो। मैंने उसे अपना हाल बताया तो वह मुझे पकड़कर तहखाने में ले गया। मैं पी गया। मेरी अच्छी सी पोशाक खराब हो गई। इसके अलावा मेरा कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस बदमाश को अच्छी सजा मिली। उसे कोड़ों से पीटा गया। उसे वह दूध भी पीना पड़ा जिसमें उसने मुझे डुबाने की कोशिश की थी। इसके अलावा महारानी की नजरों में भी वह गिर गया। महारानी अक्सर मेरे इस तरह बार बार घबराने और डर जाने का मजाक बनाती रहती थी। वह कहती, क्या सचमुच तुम्हारे देश के लोग इतने काया होते हैं। मुझे बड़ी शर्म आती। मैं उससे बहस भी नहीं कर सकता था कि ऐसे दैत्यों के देश में मेरे जैसा आदमी बहादुरी कैसे दिखा सकता है। एक बार की बात है, गर्मी के दिनों में राज्य में मक्खियां बहुत बढ़ गईं। इन मक्खियों का आकार हमारे यहाँ के कौओं के बराबर था। जब भी मैं खाने बैठता था तो इनसे बहुत परेशान रहता। ये मेरे कानों के आसपास पंख फड़फड़ाती रहती थी और कभी कभी मेरे सिर और कंधे पर आ बैठती थी। इनके पंजे चिपे चिपे होते थे और उनसे बड़ी बदबू आती थी। इसलिए जब भी कोई मक्खी मेरा पीछा करती तो मैं जान छुड़ाकर भागता था। मुझे मक्खियों से डरते देखकर वे लोग बड़े खुश होते थे। वह बौना अक्सर एक झपटे में बहुत सी मक्खियों को पकड़ लेता था और उन्हें मेरी नाक के पास लाकर छोड़ देता था। मैं चीखकर भागता और महारानी खिलखिलाकर हंस पड़ती, लेकिन मैं भी अपनी तलवार निकाल लेता और उनमें से कई को मार गिराता था। मेरे इस करतब की वे लोग बड़ी प्रशंसा करते थे, क्योंकि मेरा निशाना बड़ा सधा होता था और एक ही बार में मैं उनके 2 टुकड़े कर देता था। 74 गुलिवर की यात्राएं। कि ये गांव जा रहा है, यो रोज बाद लौटेगा। द्वीप में एक रोड छोड़कर जय देवेजी ने आधी रात की तंदूर वाला झुग्गी के बंदर कुछ विमृमाता देखा तो मतसुबह ही वे वहां जाकर जड़ी हो गई। बेतकती चिरू को उठाकर आवाज देने को ही ये कि सामने के नजारे ने उन्हें बहाल कर दिया। अंदर तो एक ही चारपाई बर तंदूर वाला 2 साल के एक बच्चे और नौजवान खूबसूरत औरत के साथ बेमुझ सोया था। सिर पर दुपट्टा सींचती से उन्हें भाव भागी ही नहीं थी, बल्कि अपनी पूरी 3 की भी का बहन भी उन्हें सहका लगा लिया था। घर पहुंचकर उनकी समझ में आया कि तंदूर वाला यांग से अपनी बीवी और बच्चे को मिल जाया है। उन्होंने थोड़ा या नाज़का हलमा बढ़ा दिया, फिर उसे बसलीथी में भूनकर कहोरदान में रख लिया। अब तो शाम को ही वहां जाएंगी। जाते वक्त बच्चे का मुंह मीठा कराने को कुछ तो चाहिए ही। बालजी को तो वे दूध में भी 15 वादानों की पिबी गिरी के साथ साथ एक बड़ा चम्मच असतीथी चोलकर दिया करती थी। पड़ोस के डॉक्टर बोस ने तो एक दिन उन्हें टोक दिया था कि बामीजी की को बेतेली जिलाकर ही मार देगी। जब कोई बतलाए बेबेली को कि भला असतीथी लाकर भी कभी कोई मरा है। मैं डॉक्टर तो यमराज से मिले हुए हैं, जिन्हें रोग मारे, हे इनका इलाज मार दे। बाबूजी को ही जिद ही करा दी कि वे बस पी का किया दूध नहीं रह रहे, पर बेबेजी तो 2 रिही बेटों को बहा कर थिन चुकी थी। वे ऐसे ही हार मांगने वाली कहाँ थी। दूध में पिची बादाम की बिरी मिलाकर जरा सा अपाती भी छोड़ ही देती और चम्मच से हिलाती हिमाती बाजीजी के सिरहाने का सही होती। बड़ा की विलायत से बाता ही 3 बार सालों में बस एक फेरा बाजने। छोटा हिंदुस्तान में ही ऐसा बुश रहता कि यह भी इतना ही कम विसनाई पड़ता, तो बाउई को ही बच्चों की तरह सिता लिया करती। निपल में तो मैं एक भीमकाय देव था। थोड़े बहुत भोजन से कि मेरा कुछ होने वाला या ही नहीं। एक एक कौर में मैंने उनक्कल और टोकरी काली कर दी। वे दौड़ दौड़कर भोजन लते जाते थे और मैं फटाफट पर करता जाता था। ये दृश्य उनके लिए बड़े ही आश्चर्य एवं कौतूहल का था। उनके लिए तो मैं एक तमाशा था। अब कुछ पीने को भी चाहिए था। मैंने इस आशय का इशारा किया तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मशक मेरी और बढ़ाई, जिसमें शराब भरी थी। जाकार में ये पतक एक छोटे गुब्बारे जितनी थी। मैं ऐसी ये जीन महक पिएव, फिर भी आप पूरी तरह न बुधरी भरत, फिर भी कुछ राहत मुझे अवश्य ही मिल गई थी। जब मैं खा पी चुका तो वे भरे खुशी के विरता पड़े और मेरे इर्द गिर्द नाचने कूदने लगे। उन्होंने मुझे इशारा किया कि दोनों खाली महकों को नीचे फेंकूं, मगर उससे पहले उन्होंने जमीन पर खड़े अपने साथियों को इला किया कि परे हट जाएं ताकि नशक की चपेट में आकर कोई पहल नहीं गए। कई बार तो मेरे जी में आपकी वालिसा बीतों को एक साथ पकड़कर जमीन पर पटक हूं, मगर फिर नुकीले जीरों की बारिश याद आ गई। मैंने कुछ भी ऐसा किया तो ये फिर हल्ला बोलकर मुझे बेहाल कर देंगे। दूसरा एक और कारण था।
आखिर इन लोगों ने मेरा अहित ही स्वा किया था। मैं साकार करके इन्होंने मुझ पर एहसान ही किया था। मुझे इनके उपकार का बदला इस प्रकार नहीं चुकाना है, मन ही मन में इस बात का निश्चय कर। अतः मैंने उन बौनों की पूरी छूट दे दी कि वे जो मुनासिब समझे को। खान पान समार हुआ तो बौनों के एक चरदार ने मुझसे कुछ कहा और अपने नन्हे नन्हे हाथों से कई प्रकार के इशारे किए। उनका कड़ा तो मेरी समझ में क्या आना था, पर हाँ, हाथ के इशारों का कुछ कुछ तलब में असमहा था। उसका तात्पर्य था कि अब मुझे कहीं अंदर ले जाया जाएगा, और उसके इशारे से ये भी जाहिर था कि वह जगह थी जहां से अधिक दूर नहीं। शायद वह मुझे अपनी राजधानी से जाने का निर्णय कर चुका था। उन्होंने मी मामले में कोई भी रिस्क नहीं लिया था। भी मैं पी गया। मेरी अच्छी सी पोशाक खराब हो गई। इसके अलावा मेरा कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस बदमाश को अच्छी सजा मिली। उसे कोड़ों से पीटा गया। उसे वह दूध भी पीना पड़ा जिसमें उसने मुझे डुबाने की कोशिश की थी। इसके अलावा महारानी की नजरों में भी वह गिर गया। महारानी अक्सर मेरे इस तरह बार बार घबराने और डर जाने का मजाक बनाती रहती थी। वह कहती, क्या सचमुच तुम्हारे देश के लोग इतने काया होते हैं? मुझे बड़ी शर्म आती। मैं उससे बहस भी नहीं कर सकता था कि ऐसे दैत्यों के देश में मेरे जैसा आदमी बहादुरी कैसे दिखा सकता है। एक बार की बात है, गर्मी के दिनों में राज्य में मक्खियां बहुत बढ़ गईं। इन मक्खियों का आकार हमारे यहाँ के कौओं के बराबर था। जब भी मैं खाने बैठता था तो इनसे बहुत परेशान रहता। ये मेरे कानों के आसपास पंख फड़फड़ाती रहती थी और कभी कभी मेरे सिर और कंधे पर आ बैठती थी। इनके पंजे चिपे चिपे होते थे और उनसे बड़ी बदबू आती थी। इसलिए जब भी कोई मक्खी मेरा पीछा करती तो मैं जान छुड़ाकर भागता था। मुझे मक्खियों से डरते देखकर वे लोग बड़े खुश होते थे। वह बौना अक्सर एक झपटे में बहुत सी मक्खियों को पकड़ लेता था और उन्हें मेरी नाक के पास लाकर छोड़ देता था। मैं चीखकर भागता और महारानी खिलखिलाकर हंस पड़ती, लेकिन मैं भी अपनी तलवार निकाल लेता और उनमें से कई को मार गिराता था। मेरे इस करतब की वे लोग बड़ी प्रशंसा करते थे, क्योंकि मेरा निशाना बड़ा सधा होता था और एक ही बार में मैं उनके 2 टुकड़े कर देता था। 74 गुलिवर की यात्राएं। सिंदबाद ने कहा कि मैंने अच्छी खासी पैतृक संपत्ति पाई थी, किंतु मैंने नौजवानी की मूर्खताओं के वश में पड़कर उसे भोग विलास में उड़ा डाला। मेरे पिता जब जीवित थे तो कहते थे कि निर्धनता की अपेक्षा मृत्यु श्रेयस्कर है। सभी बुद्धिमानों ने ऐसा कहा है। मैं इस बात को बार बार सोचता और मन ही मन अपनी दुर्दशा पर रोता। अंत में जब निर्धनता मेरी सहन शक्ति के बाहर हो गई तो मैंने अपना बचा खुचा सामान बेच डाला और जो पैसा मिला उसे लेकर समुद्री व्यापारियों के पास गया और कहा कि अब मैं भी व्यापार के लिए निकलना चाहता हूं। उन्होंने मुझे व्यापार के बारे में बड़ी अच्छी सलाह दी। उसके अनुसार मैंने व्यापार की वस्तुएं मोल ली और उन्हें लेकर उनमें से एक व्यापारी के जहाज पर किराया देकर सामान लादा और खुद सवार हो गया। जहाज अपनी व्यापार यात्रा पर चल पड़ा। जहाज फारस की खाड़ी में से होकर फारस देश में पहुंचा, जो अरब के बाईं ओर बसा है और हिंदुस्तान के पश्चिम की ओर। फारस की खाड़ी लंबाई में 2500 मील और चौड़ाई में 70 मील थी। मुझे समुद्री यात्रा का अभ्यास नहीं था, इसलिए कई दिनों तक मैं समुद्री बीमारी से ग्रस्त रहा। फिर अच्छा हो गया। रास्ते में हमें कई टापू मिले जहां हम लोगों ने माल खरीदा और बेचा। एक दिन हमारा जहाज पाल उड़ाए हुए जा रहा था। तभी हमारे सामने एक हरा भरा सुंदर द्वीप दिखाई दिया। कप्तान ने जहाज के पाल उतरवा लिए और लंगर डाल दिए और कहा कि जिन लोगों का जी चाहे वे इस द्वीप की सैर कराएं। मैं और कई अन्य व्यापारी जो जहाज पर बैठे बैठे ऊब गए थे, खाने का सामान लेकर उस द्वीप पर नाव द्वारा चले गए। किंतु वह द्वीप उस समय हिलने लगा जब हमने खाना पकाने के लिए आग जलाई। ये देखकर व्यापारी चिल्लाने लगे कि भागकर जहाज पर चलो, ये टापू नहीं, एक बड़ी मछली की पीठ है। सब लोग कूद कूद कर जहाज की छोटी नाव पर बैठ गए। मैं अकुशलता के कारण ऐसा न कर सका। नाव जहाज की ओर चल पड़ी। इधर मछली ने, जो हमारे आग जलाने से जाग गई थी, पानी में गोता लगाया। मैं समुद्र में बहने लगा। मेरे हाथ में सिर्फ एक लकड़ी थी जिसे मैं जलाने के लिए लाया था। उसी के सहारे समुद्र में तैरने लगा। मैं जहाज तक पहुंच पाऊं इससे पहले ही जहाज लंगर उठाकर चल दिया। मैं पूरे एक दिन और एक रात उस अथाह जल में तैरता रहा। थकन ने मेरी सारी शक्ति हर ली और मैं तैरने के लिए हाथ पांव चलाने के योग्य भी न रहा। मैं डूबने ही वाला था कि एक बड़ी समुद्री लहर ने मुझे उछालकर किनारे पर फेंक दिया। किंतु किनारा समतल नहीं था, बल्कि खड़े ढलवान का था। मैं किसी प्रकार मरता गिरता वृक्षों की जड़ें पकड़ता हुआ ऊपर पहुंचा और मुर्दे की भांति जमीन पर गिर रहा। जब सूर्योदय हुआ तो मेरा भूख से बुरा हाल हो गया। पैरों से चलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए घुटनों के बल घिसटता हुआ चला।
सौभाग्य से कुछ ही दूर पर मुझे मीठे पानी का एक सोता मिला, जिसका पानी पीकर मुझमें जान आई। मैंने तलाश करके कुछ मीठे फल और खाने लायक पत्तियों भी पाली और उनसे पेट भर लिया। फिर मैं द्वीप में इधर उधर घूमने लगा। मैंने एक घोड़ी चरती देखी। बहुत सुंदर थी, किंतु पास जाकर देखा तो पाया कि खूंटे से बंधी थी। फिर पृथ्वी के नीचे से मुझे कुछ मनुष्यों के बोलने की आवाज आई और कुछ देर में एक आदमी जमीन से निकलकर मेरे पास आकर पूछने लगा कि तुम कौन हो, क्या करने आए हो। मैंने उसे अपना हाल बताया तो वह मुझे पकड़कर तहखाने में ले गया कि ये गांव जा रहा है, यो रोज बाद लौटेगा। द्वीप में एक रोड छोड़कर जय देवेजी ने आधी रात की तंदूर वाला जुगी के बंदर कुछ विमृमाता देखा तो मतसुबह ही वे वहां जाकर जड़ी हो गई। बेतकती चिरू को उठाकर आवाज देने को ही ये कि सामने के नजारे ने उन्हें बहाल कर दिया। अंदर तो एक ही चारपाई बर तंदूर वाला 2 साल के एक बच्चे और नौजवान खूबसूरत औरत के साथ बेमुझ सोया था। सिर पर दुपट्टा सींचती से उन्हें भाव भागी ही नहीं थी, बल्कि अपनी पूरी 3 की भी का बहन भी उन्हें सहका लगा लिया था। घर पहुंचकर उनकी समझ में आया कि तंदूर वाला यांग से अपनी बीवी और बच्चे को में जाया है। उन्होंने थोड़ा या नाज़का हलमा बढ़ा दिया, फिर उसे बसलीथी में भूनकर कहोरदान में रख लिया। अब तो शाम को ही वहां जाएंगी। जाते वक्त बच्चे का मुंह मीठा कराने को कुछ तो चाहिए ही। बालजी को तो वे दूध में भी 15 वादानों की पिबी गिरी के साथ साथ एक बड़ा चम्मच असतीथी चोलकर दिया करती थी। पड़ोस के डॉक्टर बोस्त ने तो एक दिन उन्हें टोक दिया था कि बामीजी की को बेतेली जिला जिलाकर ही मार देगी। जब कोई बतलाए बेबेली को कि भला असतीथी लाकर भी कभी कोई मरा है। मैं डॉक्टर तो यमराज से मिले हुए हैं, जिन्हें रोग मारे, हे इनका इलाज मार दे। बाबूजी को ही जिद ही करा दी कि वे बस पी का किया दूध नहीं रह रहे, पर बेबेजी तो 2 रही बेटों को बहाव भाकर थिन चुकी थी। वे ऐसे ही हार मांगने वाली कहाँ थी। दूध में पिची बादाम की बिरी मिलाकर जरा सा अपाती भी छोड़ ही देती और चम्मच से हिलाती हिमाती बाजीजी के सिरहाने का सही होती। बड़ा की विलायत से बाता ही 3 बार सालों में बस एक फेरा बाजने। छोटा हिंदुस्तान में ही ऐसा बुश रहता कि यह भी इतना ही कम विसनाई पड़ता तो बाउई को ही बच्चों की तरह सिता लिया करती। निपल में तो मैं एक भीमकाय देव था। थोड़े बहुत भोजन से कि मेरा कुछ होने वाला या ही नहीं। एक एक कौर में मैंने उनक्कल और टोकरी काली कर दी। वे दौड़ दौड़कर भोजन लते जाते थे और मैं फटाफट पर करता जाता था। ये दृश्य उनके लिए बड़े ही आश्चर्य एवं कौतूहल का था। उनके लिए तो मैं एक तमाशा था। अब कुछ पीने को भी चाहिए था। मैंने इस आशय का इशारा किया तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मशक मेरी और बढ़ाई, जिसमें शराब भरी थी। जाकार में ये पतक एक छोटे गुब्बारे जितनी थी। मैं ऐसी ऐसी ये जीन महक पिए, फिर भी आप पूरी तरह न बुधरी भरत, फिर भी कुछ राहत मुझे अवश्य ही मिल गई थी। जब मैं खा पी चुका तो वे भरे खुशी के विरता पड़े और मेरे इर्द गिर्द नाचने कूदने लगे। उन्होंने मुझे इशारा किया कि दोनों खाली महकों को नीचे फेंकूं, मगर उससे पहले उन्होंने जमीन पर खड़े अपने साथियों को इला किया कि परे हट जाएं ताकि नशक की चपेट में आकर कोई पहल नहीं गए। कई बार तो मेरे जी में आपकी वालिसा बीतों को एक साथ पकड़कर जमीन पर पटक हूं, मगर फिर नुकीले जीरों की बारिश याद आ गई। मैंने कुछ भी ऐसा किया तो ये फिर हल्ला बोलकर मुझे बेहाल कर देंगे। दूसरा एक और कारण था। आखिर इन लोगों ने मेरा अहित ही स्वा किया था। मैं साकार करके इन्होंने मुझ पर एहसान ही किया था। मुझे इनके उपकार का बदला इस प्रकार नहीं चुकारा है, मन ही वन में इस बात का निश्चय कर। अतः मैंने उन बौनों की पूरी छूट दे दी कि वे जो मुनासिब समझे को। खान पान समार हुआ तो बौनों के एक चरदार ने मुझसे कुछ कहा और अपने नन्हे नन्हे हाथों से कई प्रकार के इशारे किए। उनका कड़ा तो मेरी समझ में क्या आना था, पर हाँ, हाथ के इशारों का कुछ कुछ तलब में असमहा था। उसका तात्पर्य था कि अब मुझे कहीं अंदर ले जाया जाएगा और उसके इशारे से ये भी जाहिर था कि वह जगह थी जहां से अधिक दूर नहीं। शायद वह मुझे अपनी राजधानी से जाने का निर्णय कर चुका था। उन्होंने मी मामले में कोई भी रिस्क नहीं लिया था।